नमस्ते सर। नमस्ते सगुन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। और बताओ, पेपर कैसे जा रहे हैं आपके? सर बहुत अच्छे जा रहे हैं, पर हिंदी का पेपर आ रहा है तो मुझे उसके लिए ना टेंशन हो रही है, तो आप मुझे उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए। हिंदी के क्लास 12th ना? जी सर। कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने हैं। जी सर। सगुन, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें तो प्रश्न बता ही रहा हूँ, तो मैं ना एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कि वो बाकी स्टूडेंट के भी काम आ जाएगी। जी सर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 12th सब्जेक्ट कोड 301 विषय हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर कैसा आएगा। सगुन, जी सर। तुमको ना बहुत अच्छी तरीके से सुनना है सारा का सारा। तो अब हम चलते हैं क्लास 12th विषय हिंदी सब्जेक्ट कोड 301 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पेपर आपका 2 दिन बाद आने वाला है। शगुन, आप एक काम करो, जब तक बैठ जाओ, आप यहाँ सामने बैठ जाओ, मैं आपको समझाता रहता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं पेपर को। जो हिंदी का क्लास 12th का पेपर आता है वो आता है आपका 80 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर के अंदर होते हैं 2 खंड। खंड 1 में जो प्रश्न आते हैं 1 से लेकर 18 तक, और खंड 2 यानी कि खंड ख में प्रश्न आते हैं आपके 19, 20, 21। अगर आप यहाँ बोर्ड की तरफ देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है 19, 20 और 21 प्रश्न आएंगे आपके खंड ख में, और 1 से लेकर प्रश्न आएंगे आपके 18 तक खंड क में। तो मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम खंड क के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। यह जो वीडियो बना रहा हूं इसमें सारे व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न बता रहा हूं। यह वीडियो बनाई है मैंने व्याकरण के लिए। इस वीडियो में जो दूसरा हिस्सा है, जो मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा हिस्सा शुरू हो गया, उसमें आपके विषय हिंदी के सारे महत्वपूर्ण पाठ पूरी विस्तृत जानकारी के समझाऊंगा। हर एक पाठ को आपको एक एक करके समझाऊंगा, जो पाठ पेपर में पूछे जाते हैं वो। तो प्यारे छात्रों, आप भी सगुन के साथ जान लीजिए कि आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रारूपण की विशेषताएं। देखिए, प्रारूपण का क्या अर्थ होता है? प्रारूपण को हम बोलते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट किसी दस्तावेज का होता है। तो फॉर्मेट अर्थात प्रारूपण, प्रारूपण दस्तावेज का होता है, और किसी भी प्रारूपण से कोई भी दस्तावेज बहुत सुंदर दिखता है। प्रारूपण लगभग पूरे विश्व में एक जैसा होता है, और प्रारूपण से किसी भी दस्तावेज को पढ़ने और समझने में हमें मदद मिलती है। अगला प्रश्न है टिप्पण और टिप्पणी में अंतर। देखिए, टिप्पणी कोई भी कर सकता है। टिप्पणी का क्या मतलब होता है? सपोज करिए आज आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, उन कमेंट को हम क्या बोलते हैं? टिप्पणी। टिप्पणी सकारात्मक हो सकती है और टिप्पणी नकारात्मक हो सकती है। टिप्पणी में गलत भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, और टिप्पणी हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हो तो अच्छी टिप्पणी भी हो सकती है और गलत टिप्पणी भी हो सकती है। अब चलते हैं टिप्पण की तरफ। टिप्पण क्या होता है? जैसे आपने किसी विभाग में या प्रधानाचार्य को अपना प्रार्थना पत्र दिया, तो प्रार्थना पत्र पर प्रधानाचार्य ने आपको लिखकर दिया कि अवकाश दिया जाता है। तो अवकाश दिया जाता है, यह जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों को ही बोलते हैं टिप्पण। टिप्पण हर कोई नहीं कर सकता। टिप्पण वही कर सकता है जिसके पास अधिकार होते हैं, और टिप्पण में किसी भी बात का गलत जवाब नहीं दिया जा सकता। टिप्पणी कोई भी कर सकता है, अर्थात कमेंट तो कोई भी कर सकता है। टिप्पण वही करेगा जिसके पास अधिकार होंगे। टिप्पणी में गलत बात भी कही जा सकती है और सही बात भी कही जा सकती है, लेकिन टिप्पण में काफी सोच समझकर जवाब दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट। पेपर में यह आता है कि चोरी की घटना हो गई है आपके पड़ोस में, इसके बारे में कोई प्रतिवेदन लिखिए, तो आपको प्रतिवेदन लिखना होता है। प्रतिवेदन हमेशा पास्ट में होता है, अर्थात अतीत में होता है। अगला है भाव पल्लवन। अब मैं आपको बताता हूं भाव पल्लवन। भाव पल्लवन क्या होता है? किसी दोहे या कहावत को अपने शब्दों में समझाना भाव पल्लवन कहलाता है। जैसे आप पेपर देख रहे हो, पेपर में भाव पल्लवन आया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यह यानी कि सब कोई जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि भाई अगर इंसान मन से हार जाए तो वो हार जाता है, और मन से जीत जाए तो वो जीत जाता है। तो यह बात आपको अपने शब्दों में लिखनी है। भाव पल्लवन का अर्थ होता है किसी दोहे या कहावत को अपने शब्दों में लिखना अथवा समझाना, भाव पल्लवन कहलाता है। अब बात करते हैं हम निबंध की। देखिए, निबंध जो होता है आपका प्रश्न नंबर 18 के लगभग, जो पेपर में प्रश्न नंबर 18 आता है ना, वो होता है निबंध। निबंध 300 शब्दों में लिखना होता है। 300 शब्दों का मतलब होता है कम से कम 50 लाइन या 40 लाइन। 50 लाइन या 40 लाइन में आपको निबंध लिखना है। निबंध आता है। अब निबंध इस बार आ सकता है अधिकतर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आ सकता है, या चंद्रयान मिशन के बारे में आ सकता है, या कोविड के बारे में आ सकता है। इस तरह आपके निबंध भी आ सकते हैं।
मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर पेपर की शुरुआत आपको करनी है ना तो निबंध से करिए, क्योंकि निबंध आता है आपका 8 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है निबंध, और हर कोई निबंध लिख सकता है। तो हिंदी में कहते हैं ना पास होना आसान होता है, तो निबंध की वजह से ही पास होते हैं। उसके बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी कि आपको, जैसा कि आप जानते हैं, 2 तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो पत्र लेखन करने आ सकता है, या तो अखबार के संपादक को आ सकता है या किसी अधिकारी को आ सकता है। अगला है जी आपका, ये जो प्रश्न है ना काफी महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल अथवा प्रभाकर मिश्र की भाषागत विशेषताओं का वर्णन करिए। कोई भी हो सकता है, पेपर में आपसे यह भी पूछ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल की भाषागत विशेषता बताओ, या प्रभाकर मिश्र की भाषागत विशेषता बताओ, या महादेवी वर्मा की भाषागत विशेषता बताओ। देखो मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं, किसी की भी भाषागत विशेषता पूछने को आए, आपने सिर्फ यही पंक्तियां लिखनी है कि रामचंद्र शुक्ल की भाषा बहुत ही सरल है, रामचंद्र शुक्ल की भाषा बहुत ही आसान है, मन को छू जाने वाली है, रामचंद्र की जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा है, उनकी भाषा में कहावतों का और मुहावरों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया गया है। बस सपोज करिए अगर पेपर में आ जाता है प्रभाकर मिश्र, तो आप उसकी जगह क्या कर दीजिए, यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था ना रामचंद्र शुक्ल की भाषा ये है, तो आप उठा के उसमें प्रभाकर मिश्र लिख दीजिए। लेकिन सबकी भाषा लगभग लगभग एक जैसी होती है, आम बोलचाल की भाषा है, मन को छू जाने वाली भाषा है, सरल भाषा है। तो ये एक ऐसा तरीका है, चाहे कुछ भी पूछने को आ रहा हो तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका भक्ति काल। भक्ति काल की विशेषताएं बताइए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो भक्ति काल है, भक्ति काल एक ऐसा दौर था जिसमें जो कवि और लेखक हुआ करते थे भक्ति के बारे में लिखा करते थे। भक्ति काल की 2 शाखा थी, एक तो निर्गुण भक्ति और एक थी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में 2 हिस्से हुआ करते थे, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण भक्ति में होती है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो भक्ति काल के जो कवि या लेखक हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपने भगवान के बारे में लिखा करते थे। भक्ति काल में जैसे कि मीरा हुई, जैसे कि कबीर हुए, जैसे कि रैदास हुए। अच्छा, अब यहाँ पे कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर बताइए। तो निर्गुण भक्ति जो अधिकतर होती है ऐसे लोग करते हैं जो अपने भगवान के गुणों की पूजा करते हैं, और सगुण भक्ति ऐसे लोग करते हैं जो भगवान के रूप रंग और अवतार की पूजा करते हैं। हम कह सकते हैं सगुण भक्ति जो होती है वो अधिकतर हिंदुओं में होती है, और निर्गुण भक्ति जो होती है अधिकतर मुसलमानों में होती है। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ प्रश्न थे ऐसे जो आपके खंड क में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं खंड ख में क्या क्या व्याकरण आ सकता है। देखिए वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ता है। सगुन आप समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ता है। हर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि छोटी सी वीडियो में सब कुछ सीख ले, लेकिन यह एक अध्यापक के लिए बहुत मुश्किल होता है कि 20 मिनट की वीडियो में आपको पूरी 5 किताब, हिंदी की आपकी 5 किताब हैं, जो 5 किताब आपको समझानी है। लेकिन एक अध्यापक होने के नाते मैं आपको बेहतरीन कोशिश करके दूंगा कि जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बता सकूं। अब मैं आपको लेके चलता हूं खंड ख की तरफ, जिसमें आता है आपका प्रश्न नंबर 18, 19, 20 और 21। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं खंड ख में। तो पहले बात करते हैं पीठ पत्रकारिता। पीठ पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें पत्रकार किसी भी खबर को गलत तरीके से दिखाते हैं, तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं, उसको बोलते हैं पीठ पत्रकारिता। उदाहरण, किसान आंदोलन चल रहा था, किसान वहां पे शैतानी कर रहे थे, या किसान वहां पे कुछ गलत काम कर रहे थे, पुलिस वालों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। पुलिस वाले ने बस एक थप्पड़ मारा, लेकिन पत्रकार ने दिखा दिया कि भैया अब तो किसानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। यानी कि एक ऐसी खबर जिसको गलत तरीके से दिखाया गया है। इस तरह की पत्रकारिता का अर्थ होता है समाज में गड़बड़ पैदा करना, समाज के हालात खराब करना। अगला होता है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें पत्रकार अपनी जान का जोखिम लेकर किसी खबर को खोजकर लेकर आता है। माना कि भारत का कोई पत्रकार जाए और ये पता करके आए कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहाँ रखे, तो यह भी एक खोजी पत्रकारिता का उदाहरण हो सकता है। अब बात करते हैं संपादकीय। संपादकीय क्या होता है? अखबार का संपादक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिटर। अखबार का संपादक किसी भी घटना के बारे में अपने विचार अपने ही समाचार पत्र में पृष्ठ नंबर 2 पर लिखता है, पृष्ठ नंबर 2 पर लिखता है, तो उसके लिखे हुए विचारों को हम संपादकीय कहते हैं। जैसे कि माना कि मैं किसी अखबार का संपादक हूं
और मुझसे कहा जाए कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है आप उस पर अपने विचार लिखिए, तो मैं अपने ही विचार अपने ही समाचार पत्र में लिखूंगा, तो उसको कहेंगे लिखे हुए को संपादकीय। अगला है पीटीआई। पीटीआई है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई एक संस्था है जहां पर खबरों की सत्यता की जांच की जाती है। अगर कोई भी समाचार पत्र या कोई भी न्यूज चैनल किसी खबर को गलत तरीके से दिखा रहा है या सुना रहा है या समझा रहा है, तो आप उसकी शिकायत पीटीआई में कर सकते हैं। पीटीआई एक संस्था है जिसमें आप किसी भी न्यूज चैनल की, किसी भी अखबार की आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। संचार के माध्यम, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, बैनर, पोस्टर, ये सभी संचार के माध्यम होते हैं। संचार के माध्यम जिसके माध्यम से हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अगला है फीचर फिल्म। फीचर फिल्म यानी कि एक छोटी सी ऐसी लघु कथा या ऐसी फिल्म होती है जिसमें चित्रों के माध्यम से कोई संदेश दिया जाता है। चित्रों के माध्यम से किसी कथा को समझाया जाता है, किसी कहानी को समझाया जाता है और उसका एक अच्छा संदेश दिया जाता है समाज में। जैसे कि अगर किसी ने एक वीडियो बनाई, लकड़हारे वाली कहानी, याद है बचपन में लकड़हारे वाली कहानी होती थी, तो उसको चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो आप उसे बोलेंगे फीचर फिल्म। अब बात करते हैं पूर्णकालीन संवाददाता। पूर्णकालीन यानी कि फुल टाइम, एक ऐसा संवाददाता, एक ऐसा रिपोर्टर, एक ऐसा पत्रकार जो किसी चैनल से जुड़ता है और उसके साथ पूरी तरीके से काम करता है और उसको वहां से सैलरी मिलती है फुल टाइम। जैसे कि मैं एक फुल टाइम टीचर हूं ना, यानी कि पूर्णकालीन अध्यापक, ऐसे ही होता है पूर्णकालीन संवाददाता, रिपोर्टर। आजो जी, अब है अंशकालीन संवाददाता। अंशकालीन यानी कि पार्ट टाइम, यानी कि जो कुछ समय के लिए काम करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए काम करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पार्ट टाइम। पार्ट टाइम यानी कि अंशकालीन संवाददाता एक ऐसा संवाददाता जो किसी चैनल से पूरी तरह से नहीं जुड़ता, जितनी देर काम करता है उतने ही उसे पैसे मिलते हैं। अब बात करते हैं समाचार के स्रोत। जो न्यूज चैनल वाले होते हैं वो कहां से समाचार लेके लाते हैं आपके लिए। बात करते हैं समाचार के स्रोत। जो अखबार वाले होते हैं, न्यूज चैनल वाले होते हैं, आपके लिए समाचार कहां से लेके आते हैं। यह समाचार लेके आते हैं पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन से इन्हें समाचारों की पता चलता है। नेताओं की रैली, मीडिया कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषण और बड़े बड़े जो सम्मेलन होते हैं, वहां से जाकर खेलों के जो आयोजन होते हैं अथवा किसी घटना जहां पर घटित हो रही होती है वहां पर जाते हैं और वहां से क्या लेके आते हैं, आपके लिए समाचार लेकर आते हैं। अब है अगला पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरनेट की भूमिका। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट आजकल समय की जरूरत है। सब जगह इंटरनेट का उपयोग होता है, मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, टीवी, अखबार, सब जगह इंटरनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी खबरें खोजी जाती हैं और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे चित्र भी ढूंढे जाते हैं और इंटरनेट के माध्यम से खबरों को प्रसारित किया जाता है। तो इंटरनेट की मीडिया के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं महत्वपूर्ण पाठ, हिंदी की किताब से महत्वपूर्ण पाठ आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो में अब आपको अंत तक बने रहना है। यह तो व्याकरण खत्म होती है, अब चलते हैं महत्वपूर्ण पाठों की तरफ। कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के सब्जेक्ट कोड 301 के महत्वपूर्ण पाठों की समरी बता रहा हूं, बहुत ही कम समय में, तुरंत देख लो। आ जाओ। कठपुतली। कठपुतली एक कविता है जो आपके राजेंद्र उपाध्याय जी ने लिखी है। कठपुतली कविता में बताया गया है कि हर एक इंसान कठपुतली होता है। मैं भी कठपुतली हूं और आप भी कठपुतली हैं, और लोग यह बात जानते हैं कि कठपुतली हैं, फिर भी वह जानबूझकर कठपुतली बने रहना चाहते हैं, क्योंकि कठपुतली बनने से हमारे काम आसान हो जाते हैं। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि कठपुतली कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, तो कठपुतली जो इशारों पे नाचते हैं उनके बारे में सब कुछ लिख के आ जाना जो भी पढ़ा है। अब आ जाओ दूसरा है परशुराम के उपदेश। परशुराम के उपदेश, यह जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है और जब लिखी गई थी जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। भारत के सिपाहियों में जोश भरने के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता लिखी। इसका केंद्रीय भाव भी पूछने के लिए आ जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत के सिपाहियों से, यह वक्त सोचने का नहीं है,
इस वक्त आपको काल भैरव का रूप लेना है और जो चीन के पापी दुष्ट कमीने सैनिक हैं, जाओ जाके इनकी गर्दन काट के लेके आओ। क्योंकि अगर आज आप घर में बैठ गए तो ये कल तुम्हारे घर में घुसकर आएंगे, तुम्हारी माता बहनों की इज्जत लूटेंगे और तुम हो बहादुर सिपाही और तुम्हारा काम है लड़ने का। और जाओ इनकी गर्दन उड़ा दो, इनके सीने को फाड़ दो, खून की नदियां बहा दो। ऐसा लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिससे भारतीय सिपाहियों में जोश पैदा होता है। तो परशुराम के उपदेश। अगला है फाग कविता। देखिए फाग यानी कि फागुन, फागुन का महीना है, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं। पद्माकर ने यह कविता लिखी है। तो फाग कविता में यह बताया गया है कि होली खेलते खेलते गोपियों की आंखों में गुलाल चला गया है। तो जब गोपी अपना चेहरा धोती हैं तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, गुलाल तो निकल गया लेकिन भगवान कृष्ण की यादें नहीं निकल रही हैं, क्या तेरे पास कोई तरीका है भगवान कृष्ण की यादों को मिटाने का? तो गोपी कहती है, नहीं, जो तेरी समस्या है वही मेरी समस्या है। इस तरह फाग कविता में पद्माकर ने गोपियों का दुख बताया है, दर्द को समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं अनुराधा। अनुराधा एक कहानी है आपके यहाँ पर, जिसमें अनुराधा का पति विजय होता है। विजय को एड्स की बीमारी हो जाती है। अनुराधा पढ़ी लिखी लड़की है, शहर की लड़की है। उसके पति की मौत हो जाती है तो उसके सास ससुर और देवर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। अनुराधा अपने हक की लड़ाई लड़ती है और अपने सास ससुर से कहती है, पढ़ी लिखी हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा है और उसका मुझे इलाज करवाना है, इसलिए मुझे आपसे पैसों की सहायता चाहिए और मेरे पति का जो पीएफ का पैसा है, यानी कि जो पेंशन पीएफ है, वो मुझे वापस कर दीजिए। तो सास ससुर कहते हैं बहुत बदतमीज है। बोलती नहीं नहीं, बदतमीज नहीं हूँ, एक अच्छी माँ हूँ, अपने बेटे के भविष्य के लिए लड़ूंगी, संघर्ष करूंगी, अगर उसे कुछ बीमारी हो गई तो आप क्या किया जाएगा। इस तरह अनुराधा अपने हक की लड़ाई लड़ती है। तो अनुराधा पाठ का जो संदेश है, समाज को एड्स के प्रति जागरूक करना भी है। क्योंकि विजय को जब बीमारी हुई थी तो सारे लोग, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई, सब उसका क्योंकि जब विजय को बीमारी हुई थी तो सारे रिश्तेदार, माँ बाप, भाई, सब कुछ उसका साथ छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश भी की गई है कि भैया एड्स पीड़ितों के साथ ऐसा गंदा व्यवहार मत करो। एड्स कोई कोविड नहीं है, कोरोना वायरस नहीं है जो साथ बैठने से फैल जाएगा। इसलिए एड्स को अच्छी तरीके से समझें और एड्स से बचने के जो भी संभव उपाय हैं उन्हें करें। तो दो कलाकार कहानी में दो कलाकार हैं, यानी कि दो सहेली हैं, दो सखी हैं, अरुणा और चित्रा। अरुणा और चित्रा हॉस्टल में साथ साथ रहती हैं। चित्रा अमीर परिवार से थी और चित्र बनाने का शौक था। अरुणा गरीब परिवार से थी और एक समाज सेविका थी। कॉलेज से जा रही थी तो क्या होता है, चित्रा कहती है अरुणा से, अरुणा मैं एक काम करती हूँ, अपने गुरुजी से मिलके आती हूँ। जब वो अपने गुरुजी से मिलके आती है तो वहां पर एक भिकारन थी। भिकारन की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और भिकारन के बच्चे उससे चिपक चिपक कर रो रहे थे। तो चित्रा ने क्या किया, चित्रा ने वहां पर उन बच्चों को नहीं उठाया, उन बच्चों का चित्र बना लिया। अरुणा को यह बात पता चली तो अरुणा उन बच्चों को अपने साथ लेकर आती है और उन बच्चों का लालन पालन पोषण करती है। तो प्रश्न बनता है, इस पाठ में अरुणा को सच्चा कलाकार क्यों कहा गया है और मरी हुई भिखारिन के बच्चों का क्या हुआ। मरी हुई भिखारिन के बच्चों को तो अरुणा अपने साथ लेके आ गई, दिखाया, पढ़ाया और अच्छा इंसान बनाया। यह प्रश्न का उत्तर है। अब चलते हैं अगले पाठ की तरफ। अगला पाठ है पीढ़ियां और गिट्टियां। पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ राकेश मोहन ने लिखा है। इस पाठ में बताया गया है कि दो पीढ़ियां, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, यानी कि आपके दादाजी और आप के बीच में क्या होता है, विचारों का संघर्ष होता है। नई पीढ़ी अपने तरीके से जीना चाहती है और पुरानी पीढ़ी अपने तरीके से जीना चाहती है। तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में विचारों का संघर्ष है। इस बात को लेकर दोनों पीढ़ी में क्या होता है, विवाद होता है और इस विवाद में पुरानी पीढ़ी को ही अंत में झुकना पड़ता है। तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो विचारों की लड़ाई है, जो एक दूसरे से सोच नहीं मिलती, क्योंकि नई पीढ़ी तो अपने तरीके से जीना चाहती है, खुल के जीना चाहती है, आराम करना चाहती है, नाइट आउट करना चाहती है, इंस्टा चलाना चाहती है, सोशल मीडिया चलाना चाहती है, लेकिन पुरानी पीढ़ी चाहती है कि उन पर नियंत्रण रखे। तो इस पाठ में यह बताया गया है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में विचारों को लेकर संघर्ष है, सोच को लेकर संघर्ष है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पाठ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। प्यारे छात्रों, 5 किताबें हिंदी की, इतना आसान नहीं था कि सारी किताबों को एक साथ एक ही वीडियो में समझा देना।
वो भी 30 मिनट की वीडियो में। मैं यह कहूंगा इस वीडियो को 2-4 बार अगर आप देख जाओगे तो आपको पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। देखिए हिंदी का पेपर है, लिखो लिखो लिखो, इसी सिद्धांत पे चलना है आपको। जितना लिखोगे उतनी अच्छी तरीके से पास हो जाओगे। अब अगर आपको किसी और विषय पर वीडियो बनाना है तो बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री राम।